नमस्कार दोस्तों, क्लॉक मी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि दोस्तों राजस्थान पुलिस की यहाँ पे आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है और यहाँ पर हम आपके लिए लेके आए हैं जो आपकी प्रीवियस जो पेपर हुए हैं, तो उसके अंदर जो आपका पॉलिटी और करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट है दोस्तों, इस पे चर्चा करते हैं हम। तो देखो एक करंट अफेयर्स का एक सवाल है और गेम्स को लेके ये है, और आपने देखा होगा कि हर पेपर के अंदर करंट अफेयर्स के गेम्स को लेके, फिल्मों को लेके, मनोरंजन को लेके 2 से 3 सवाल आ रहे हैं। दोस्तों हर बार मैं बताता हूं आप लोगों को कि आपका ये गेम्स कितना इंपॉर्टेंट है। आपको कॉमनवेल्थ, आपको राष्ट्रीय, सारे के सारे गेम आपको देखने हैं। कहां से शुरू हुए, रिसेंटली कौन सा गेम हुआ है और भारत ने उसमें कौन से गेम में कौन सा अवार्ड जीता है, कौन सी रैंक रही है और जो प्रसिद्ध खिलाड़ी है। दोस्तों आप खुद देख सकते हो ऐसे कैसे सवाल यहां से बार बार घूम घूम के आ रहे हैं। तो राजस्थान पुलिस में अगर आपको सिलेक्शन लेना है वास्तव में करंट अफेयर्स वाले पार्ट में, तो आपको गेम्स को तो ध्यान से देखना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं ये जो आपका सवाल है आज 61 नंबर का सवाल है। एशियाई खेलों में 2018 में पुरुषों की फील्ड हॉकी में स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो देखो, ये तत्कालीन समय में सही था। आपका एशियाई जो गेम हुए थे 2018 में, ठीक है दोस्तों, तो ये उस समय गेम हुए थे और कुछ दिनों बाद में आपका पेपर था, कुछ दिनों बाद में आपका पेपर हुआ था। तो ये चर्चित था, इसके अंदर ये आपका जो एशियन जो गेम है वो चर्चित था। और देखो उसी टाइम उस पर एक सवाल पूछ लिया, ये बिल्कुल कि साहब ये हॉकी में इसको जो स्वर्ण पदक किस देश ने जीता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जापान। जापान इसका राइट आंसर था। अब दोस्तों आपको ये भी देखना हाथों हाथ यहाँ पर कि भारत ने एशियाई जो गेम है इनमें हिस्सा लिया, तो उसके अंदर भारत को कौन कौन से किस खेल के अंदर मेडल मिले और किस किस खिलाड़ी ने इसके अंदर अपना दमखम दिखाया। तो ये सारा का सारा आपको यहाँ पे ऑपरेशन करना था। अब इसके अलावा जो आपके एशियन जो गेम है ये कब से शुरू हुए, भारत ने किस किस सन में और किस किस खिलाड़ी ने यहाँ पे कौन कौन से अवार्ड जीते, कौन कौन से क्या क्या किया इसके अंदर, वो पूरा का पूरा आपको देखना पड़ेगा। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 2 पेज आपके भरेंगे पूरे एशियन गेम के अंदर, और यहाँ से कोई सवाल आता है तो एक सवाल भी आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये कहाँ पे हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था भाई। जो इसका जो इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया था और जकार्ता में हुआ था, ठीक है। और एशिया गेम 2018 में जो पुरुषों की जो आपकी जो हॉकी वाला था, इसमें जापान ने इसके अंदर गोल्ड जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो गया इसका, ये 3 नंबर हो गया, जापान। और ये देखो आपका महिला और बच्चों के अपराध संबंधित उनके संरक्षण के जो अधिनियम है दोस्तों, उससे संबंधित सवाल आया है ये, और हर पेपर में 5-6 सवाल आ रहे हैं। तो देखो पोस्को एक्ट से संबंधित सवाल पूछा है। पोस्को अधिनियम के यौन हमला धारा 6 के तहत जो कोई भी यौन उत्पीड़न करता है उसे न्यूनतम वर्षों के लिए या तो विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा। अब दोस्तों सवाल में ये पूछा है कि जो आपका पोस्को एक्ट है उसकी जो धारा 6 है उसके तहत कोई यौन उत्पीड़न का काम करता है, तो बोला उसके लिए पनिशमेंट का काम क्या होगा, उसको कितना दंड मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे अपराधी को यहाँ पर 10 वर्ष के कारावास की यहाँ पे उसकी सजा का प्रावधान है। तो देखो ये जो आपका जो पोस्को जो एक्ट है उसकी धारा 6 क्या कहती है कि जो भी आपके यौन उत्पीड़न करता है उसको कम से कम, ये तो दोस्तों कम से कम है, अधिकतम भी हो सकता है, कम से कम क्या है उसको 10 साल की उसको कैद का इसमें प्रावधान है, और ये 10 साल से बढ़ा के उसकी आजीवन कारावास तक भी हो सकती है। भाई मिनिमम तो कितनी हो गई, 10 वर्ष हो गई, और अधिकतम कितनी हो सकती है, ये उसकी आजीवन कारावास भी इसका हो सकता है। तो अब देखो दोस्तों हमने आपको पढ़ाया भी पहले कि आपका जो पोस्को एक्ट है 2012, इसके अंदर क्या क्या प्रावधान है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसके अंदर कितने अधिनियम है और
क्या क्या इसके प्रावधान है, कितने वर्ष के बच्चों के लिए क्या पूरा सिस्टम है और कहां पे क्या रहेगा, पूरा का पूरा हमने इसको बता रखा है। अगर आपको पोस्ट को एक ढंग से पढ़ना है, इसको पूरा डिटेल से, तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके और इसको वहां पे फ्री में देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम। देखो ये आपका मनोरंजन से संबंधित आ गया, जो आपके तो सॉरी, हाँ ये आपका लिटरेचर का आ गया, साहित्य का। तो जो पुरस्कार मिलते हैं साहित्य को लेके आपके, एक तो बुकर पुरस्कार है, उसका सवाल पूछा। सवाल क्या है कि बर्नार्डिन एवरिस्टो को निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए मेन बुकर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये मेन बुकर पुरस्कार है, इसके बारे में पूछा कि किसको मिला। तो देखो ये जो मिला है, ये मिला है इसकी बुक गर्ल वुमेन अदर के लिए मिला है। और ध्यान रखना दोस्तों, ये जो मेन बुकर पुरस्कार है, ये आपके साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और ये उन देशों के लेखकों को दिया जाता है जो इंग्लिश लिटरेचर में अपना साहित्य लिखते हैं, और जो उनका जो बेस्ट लिटरेचर होता है ये उसको दिया जाता है दोस्तों, है ना। तो ये एग्जाम में ये पूछ सकता है कि बताओ आपका जो बुकर पुरस्कार है इसका संबंध किससे है, खेल से है, साहित्य से है, मनोरंजन से है। तो थोड़ा आपको ये भी ध्यान रखना होगा। इसके अलावा भारत के किस किस व्यक्ति को आज तक यहाँ पे ये बुकर पुरस्कार मिला है और किस बुक के लिए मिला है, आपको ये भी देखना पड़ेगा। यही नहीं कि रिसेंटली किसको मिला, आपको भारत के संदर्भ में इसको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों हो सकता है कि भारत के संदर्भ में पूछ ले, जैसे आपके व्हाइट टाइगर के लिए मिला है, आपके जो अड़िगा है उनको मिला है द व्हाइट टाइगर के लिए। इसके अलावा और किस किस को मिला है, अरुंधति राय को भी मिला है। तो ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा कि भारत में किस किस व्यक्ति को मिला है और उनकी किस किस बुक्स के लिए मिला है। और ध्यान रहे ये केवल और केवल इंग्लिश जो अंग्रेजी जो साहित्य है ये उसी के लिए दिया जाता है और किसी भाषा के लिए नहीं दिया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल कौन सा है आपका 64। देखो दोस्तों फिर ये आपका स्पोर्ट्स का आ गया। मैंने कहा था ना हर एग्जाम में दो तीन सवाल आपके स्पोर्ट्स के निकल के आ रहे हैं। तो देखो फिर आपका स्पोर्ट्स का आ गया, करंट का था उस समय ये कि ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। अब देखो दोस्तों ये पहले भारतीय का पूछ लिया, ये रिसेंटली जीता उसका नहीं पूछा, ये पूछा कि भारत में पहली बार ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता। तो दोस्तों बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा महेश भूपति। कौन हो जाएगा भाई, महेश भूपति। तो दोस्तों अब आपको पूरा का पूरा ये देखना पड़ेगा इस गेम के अंदर कि भाई पहली बात तो ग्रैंड स्लैम खिताब आज तक कितने भारतीयों को मिला और उनकी जीवनी क्या क्या रही, वो किस राज्य से संबंधित है। जैसे हम महेश भूपति की बात करें तो एक्चुअली क्या ये एक टेनिस खिलाड़ी है, क्या भाई ये टेनिस खिलाड़ी है। और ध्यान दोस्तों ये टेनिस के अंदर ही ये ग्रैंड स्लैम ये खिताब दिया जाता है ना। तो यही पूछ सकता है कि भाई ग्रैंड स्लैम खिताब ये किस खेल से संबंधित अवार्ड है। तो ये आपका किससे हो गया, टेनिस से हो गया। और ये जो आपके महेश भूपति है ये क्या है भाई, ये एक टेनिस के प्लेयर है और इनका जो जन्म हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, चेन्नई में हुआ है, चेन्नई में हुआ है। और ये पहले ऐसे भारतीय है जिनको ग्रैंड स्लैम ये अवार्ड मिला है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल कौन सा है आपका। दोस्तों मेरा उद्देश्य आपको उस समय का कारण बताना नहीं है, आपको इतना बताना है कि देखो गेम से ऐसे सवाल आते हैं और आपको इस तरह से इनको करंट अफेयर्स को इस तरह से तैयार करना है। हालांकि ये करंट अफेयर्स अपडेट हो चुका है, इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन अब देख लो आपको कि मतलब ग्रैंड स्लैम ये कहां से जोड़ के और कहां पे आ गया, देख लो ये है ना। पर रिसेंटली तो पूछे करंट का हो गया, लेकिन करंट का संबंध किससे हो गया, डेट से भी हो गया। तो देखो सिलेक्शन के लिए मैं बार बार कहता हूं कि दोस्तों पढ़ना बहुत कम होता है, पढ़ना बहुत कम होता है लेकिन छोड़ना ज्यादा होता है। जिस दिन आपको ये टेक्निक आ गई कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है दोस्तों, उसी दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस समस्या हमारी क्या है कि हम सिस्टमेटिक तरीके से नहीं पढ़ते हैं, है ना। हम तो क्या करते हैं, पहले तो सिलेबस हमारे पास में नहीं होता, सिलेबस क्या होता है पढ़ के आ रहे होते हैं। तो देखो मैं बार बार कहता हूँ सिलेबस के हिसाब से पढ़ो
और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखो, पढ़ना कम होता है, छोड़ना ज़्यादा होता है। सिलेबस में जो होता है हमें वही पढ़ना होता है। आप इसके लिए प्रीवियस पेपर देखो कि मेरे इस एग्जाम में किस लेवल के किस सब्जेक्ट से कितने कहाँ से सवाल बन के आ रहे हैं। तो दोस्तों एक क्राइटेरिया फिक्स हो जाएगा और उसके हिसाब से आप तैयारी करो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो हम जो आपको ये प्रीवियस पेपर जो यहाँ पे आपको हल करवा रहे हैं दोस्तों, हमारा उद्देश्य ये है कि आपको एक गेस हो जाए कि भाई सवाल किस तरह से निकल के आ रहे हैं। दोस्तों हमारा उद्देश्य ये है, हालांकि ये अभी काम का नहीं है, लेकिन देखो फिर आपको बता रहा हूं कि ये तत्कालीन समय में ये चर्चित था और वहां से ऐसे सवाल बन के आ गया। तो हमें क्या करना है कि हाल की जो घटनाएं हैं हमारे, चाहे खेल की हो, साहित्य की हो, मनोरंजन की हो, साइंस टेक की हो, उनको ऐसे ही हमें अध्ययन करना है, ऐसे ही हमें सवाल खुद बनाने हैं और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के प्रसिद्ध गायक है। यह राजस्थान के गायक के बारे में पूछा है। अब आपको लग रहा होगा कि यह करंट का सवाल है, करंट का सवाल है, लेकिन दोस्तों यह करंट का सवाल नहीं है। ये आपके राजस्थान की जो आर्ट और कल्चर है वहां से ये सवाल निकल के आया है। और जो प्रसिद्ध जो गायक है वो तो देखो, अगर तुलसीदास तो है ही नहीं, इनको सब जानते हो आपको कि ये तुलसीदास कौन है, पता है इनको, है ना। ले जुबेन गर्ग का पता ही आपको, सुंदर राजा का पता ही है। हाँ, ये मामे खां है, ये मामे खां बिल्कुल क्या है, ये है एक गायक कलाकार है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बाकी सारे तो क्या, कोई कवि है, कोई इसमें कुछ और है, लेकिन मामे खां इसमें एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो क्या है, इसके अंदर गायक कलाकार है इसके अंदर। तो ये आपका ये राजस्थान का लिटरेचर का सवाल हो गया, है तो लिटरेचर का, लेकिन देखो उस समय ये चर्चित था, इसीलिए वहां से ये लिटरेचर से राजस्थान के से सवाल उठा के और करंट में जोड़ के इसको पूछ लिया। फिर नेक्स्ट सवाल आपका, भारत सरकार के नियमों के अनुसार रक्षा प्रमुख किस उम्र तक सेवा में रह सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका 65 वर्ष, 65 ईयर। अब देखो रक्षा से भी आपके सवाल बनते हैं। पहली बात तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई रक्षा कि देखो भारत के अंदर जल, थल और वायु, जल, थल और वायु, ये तीन तरह के यहाँ पे क्या है, आपकी यहाँ पे सेना है, एयरफोर्स है, नेवी है और आपकी जो स्थल सेना है। अब आपको देखना पड़ेगा कि इसके अंदर हाल ही में इनका चीफ कौन है, हाल ही में तीनों का चीफ कौन सा है और इन्होंने रिसेंटली कौन सा युद्ध सैन्य अभ्यास किया है, किस कंट्री के साथ किया है ना। हाल ही में कोई नई मिसाइल अगर हमने बनाई है, ये सब कुछ आपको ये देखना पड़ेगा। देखा जाए तो आपका साइंस टेक का सवाल भी है, करंट अफेयर्स का भी है और हमारे यहाँ पे रक्षा प्रौद्योगिकी से आपका ये सवाल बन के आ गया। ये मल्टी फील्ड का सवाल हो गया। नेक्स्ट सवाल आपका 67। देखो ये आपका एक पॉलिटी का सवाल है तो पॉलिटी का, लेकिन ये आपका करंट अफेयर से जोड़ के पूछ लिया। देखो क्या है कि जनवरी 2019 में राजस्थान की वर्तमान विधानसभा में गुलाबचंद कटारिया को अस्थायी रूप से प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा इसकी शपथ दिलाई गई। अब दोस्तों जो आपका दिसंबर 2018 में यहाँ पर विधानसभा चुनाव राजस्थान के अंदर हुए और आपको पता है यहाँ पे कांग्रेस को बहुमत मिला, कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन आपको पता है जब भी विधानसभा की पहली बैठक होती है तो भाई क्या होता है कि सारे के सारे विधायक यहाँ पे विधानसभा में बैठ गए, सारे के सारे विधायक यहाँ पर बैठ गए। लेकिन यहाँ पे सारे विधायक बैठे दोस्तों, अभी ये विधायक नहीं बने। ये विधायक जब तक नहीं बनेंगे जब तक कि ये शपथ नहीं ले लेंगे, जब ये शपथ ले लेंगे तब जाके विधानसभा के सदस्य बन पाएंगे। अब समस्या ये है कि भाई ये सारे के सारे नए विधायक है, ये तो इनको शपथ कौन दिलाएगा। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या करता है राज्यपाल क्या करता है, राज्यपाल एक काम करता है कि ये जो नवीन जो विधायक चुन के आए हैं
इनमें से किसी भी एक वरिष्ठ आदमी को क्या कहेगा कि भाई तू आजा और क्या बन जा, अस्थायी रूप से यहां पे विधानसभा का क्या बन जा, अध्यक्ष बन जा। तो विधानसभा का दोस्तों जो अस्थायी अध्यक्ष होता है इसे कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। अब देखो दिसंबर 2018 में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद में जनवरी के अंदर क्या हुआ, आपकी प्रथम विधानसभा की यहाँ पे मीटिंग हुई, पहली मीटिंग हुई इसमें गहलोत साहब की। तो क्या हुआ, अब यहां पे राज्यपाल ने एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया, है ना। तो किसको किया, गुलाब चंद कटारिया को किया, है ना। अब सवाल पूछ रहा है कि भाई इसको किसने नियुक्त किया। भाई हमें पता है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, यहां पे तो राज्यपाल करता है, केंद्र में कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो उस समय राजस्थान का राज्यपाल कौन था, उस समय राज्यपाल कौन थे अपने भाई, वो थे आपके कल्याण सिंह। कौन थे, कल्याण सिंह। तो सीधी सीधी बात है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करेगा, कल्याण सिंह जी करेंगे। भाई आपने पढ़ा है विधानसभा पूरा पढ़ा आप लोगों ने कि देखो विधानसभा की जो पहली बैठक होती है, पहली बैठक के अंदर जो नवीन जो विधायक होते हैं तो उनको शपथ दिलानी होती है। वह शपथ कौन दिलाएगा, तो जुगाड़ के रूप में राज्यपाल उन्हीं में से एक व्यक्ति को बना देगा, प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष बना देगा। तो वो क्या करेगा, सभी जो नव विधायक है उनको क्या शपथ दिला देगा, उनको शपथ ले लेंगे। शपथ लेने के बाद में अब उस विधानसभा के वो क्या बन गए, सबके सब वो मेंबर बन गए। तो मेंबर बनने के बाद में जो नवीन जो विधायक है अपने में से एक बहुमत के आधार पे एक परमानेंट स्पीकर चुन लेंगे। क्या चुन लेंगे भाई, एक परमानेंट स्पीकर चुन लेंगे दोस्तों, है ना। ये हमने समझा रखा है। अगर किसी को मोर डिटेल से पढ़ना है विधानसभा तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओ, क्लोकमी के, वहां सर्च करना, आपको पूरा का पूरा ये पूरा सिस्टम वहां पे हमने समझा रखा है। इजी लैंग्वेज में, प्यारी भाषा में दोस्तों समझ में आ जाएगा। एक बार हमारा वीडियो जरूर देखिए आप, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका, कल्याण सिंह। अब देखो फिर आपका नेक्स्ट सवाल आपका 68। देखो 68 है सवाल। क्या है दोस्तों 68 के अंदर यह है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने राजस्थानी क्ले का उपयोग करके कारों के लिए कैटेलिटिक कन्वर्टर का विकास किया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ये जोधपुर के अंदर जो आपका आईआईटी है, आईआईटी जोधपुर ने क्या है, ये आपकी नई टेक्नोलॉजी क्या की है, इजाद की है। दोस्तों ये जो हम बता रहे हैं इसके बारे में, एक बहुत ही महंगा ये कन्वर्टर पार्ट्स होता है जो हम क्या करते हैं, विदेश से इंपोर्ट करते हैं। लेकिन क्या है कि हमारे जो आईआईटी जो जोधपुर के अंदर है उसने क्या किया कि वहां की जो सैंड है, रेतीली जो मिट्टी है, उसमें रिसर्च करके और ये एक नया अपने यहाँ पे आविष्कार किया है। ये वैसे हम पहले ये धातु कहां से मंगाते दोस्तों, चीन से मंगाते थे और ये सोने से भी महंगी है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहते हैं कि भाई ये जो 1 ग्राम कम से कम भी ये कितने की आती है भाई, ये 5000 की आती है। कितने की आती है भाई, ये 5000 की आती है। बहुत ही महंगा है। लेकिन हमारे आईआईटी जोधपुर के जो साइंटिस्ट है, वहाँ के जो टीचर है, वहाँ का जो रिसर्च डिपार्टमेंट है, उन्होंने रिसर्च किया है और अपने यहाँ पे जो मरुस्थल की जो मिट्टी है उसी के अंदर इसको ढूंढ लिया है। तो आगे से हमें चीन से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अब आपको यह भी पढ़ना है कि भाई ये आईआईटी क्या होता है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। तो भारत के अंदर कितने आईआईटी है यह भी आपको देखना पड़ेगा। आईआईटी के अलावा यहां पे आपके जो प्रबंधन संस्थान है आईआईएम, वो कितने हैं और वो कहां पर है और राजस्थान में कौन से जिले में स्थापित है। तो जैसे हम देखें तो आईआईटी कहां पे हो गया आपका, जोधपुर में हो गया। कहां पे हो गया, जोधपुर में। आपका आईआईएम कहां पे हो गया, उदयपुर में हो गया। कहां पे हो गया, उदयपुर में हो गया। ऐसे आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय, वो कहां पे हो गया आपका, किशनगढ़ अजमेर के अंदर, बाशिंदरी। इसके अलावा यह भी देखना है कि राजस्थान के अंदर यहां पे कुल कितनी यूनिवर्सिटी है राजस्थान सरकार की, यह भी देखना पड़ेगा। और किस किस का कौन कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, ये पूरा का पूरा आपका देखना पड़ेगा। देखो दोस्तों सवाल ऐसे निकल के आते हैं, हम तो क्या पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूं बार बार, सिलेक्शन के लिए बहुत ही कम पढ़ना होता है। बस सिलेबस को ध्यान रखो दोस्तों, वही चीज पढ़नी है जो सिलेबस में है। दिशा भ्रमित नहीं होना है दोस्तों, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल।
नेक्स्ट सवाल आपका 69, ये देखो फिर आपका गेम्स का आ गया कि भारत में ओलंपिक भवन किस स्थान पर स्थित है। आपको पता है दोस्तों ओलंपिक जो गेम होते हैं, है ना, ओलंपिक गेम, अब उसके बारे में पूछ लिया कि भारत के अंदर ओलंपिक भवन किस स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों ये है आपका कहां पर, नई दिल्ली में स्थापित है। कहां पर है भाई, ये नई दिल्ली के अंदर क्या है, वहां पर है। अब आपको ये देखना भाई, ओलंपिक बोला, ओलंपिक का मुख्यालय कहां पर है, उसका अध्यक्ष कौन है, भारत में इसका अध्यक्ष कौन है, राजस्थान में कौन देख रहा है, भारत इसमें कब से भाग ले रहा है, ओलंपिक गेम कब स्टार्ट हुए, भारत ने कब कब और किस खेल में और किस प्लेयर ने इसके अंदर अवार्ड हासिल किया, शुरू से लेके जब शुरू हुए आपके 1896 से लेके अब तक का दोस्तों पूरा आपको डेटा देखना पड़ेगा कि भारत ने कब कब इसके अंदर कौन कौन सा अवार्ड जीता, किस किस खिलाड़ी ने जीता दोस्तों, तब जाके आपका ओलंपिक कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर्स में 2 लाइन पढ़ ली कि साहब इस चीज को मिला, ऐसे दोस्तों पार पढ़ने वाली नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो कितना इजी सवाल था ये दोस्तों। सवाल तो सारे इजी होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ ज्यादा पढ़ लेते हैं, काम की चीज तो पढ़ते नहीं है और फालतू चीज ज्यादा पढ़ लेते हैं और इसीलिए फेल हो जाते हैं। लेकिन आप टेंशन मत लो दोस्तों, आप जुड़े हो क्लॉक मी के साथ में, और क्लॉक मी टीम आप लोग साथ न्याय करेगी, आपके साथ बिल्कुल ऐसा पढ़ाएंगे हम आपको कि बिल्कुल एज इट हूबहू आपको एग्जाम में मिलेगा। बात मत कहना कि गुरुजी आपने कहीं पेपर सेटिंग तो नहीं की थी, कहीं आपने तो पेपर नहीं बनाया था। दोस्तों ये मेरा दावा है, आप खुद कहोगे कि दोस्तों हम वही पढ़ाते हैं आपको कि आपका जो एग्जाम में जो पेपर सेटर है वो क्या सोचता है, वो कहां से सवाल निकालने की हिम्मत रखता है। दोस्तों हमारी पहुंच वहां तक होती है कि वो कहां तक सोचेगा, और क्लॉक मी टीम ऐसे मेहनत करती है कि उनकी सोच के अनुसार ये सवाल ला के आपके सामने प्रेजेंट करती है यहाँ पे दोस्तों। और इसीलिए आपने देखा 7-8 एग्जाम हो गए, हमारे पढ़ाए हुए सवाल एज इट मिल जाते हैं दोस्तों। ये इसी का नतीजा है कि हमारी टीम ढंग से मेहनत करती है, उन्हें पता है कि अब की बार इस सब्जेक्ट में यहां से सवाल आने की संभावना है दोस्तों। अब हम उसी पे काम करते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ पे ज्यादा सवाल एग्जाम में मिलते हैं। तो देखो फिर आपका नेक्स्ट सवाल है कि वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना किस धारा के तहत आता है। देखो साहब, वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना यह किस धारा के आता है। तो ध्यान दोस्तों, यह आता आपका TRT 372 के तहत आता है। और ध्यान रखना, इसमें बच्चे जो क्या है, अभी नाबालिग है, 18 वर्ष से कम है, अगर उसको इस कुकृत्य में कोई उसके लिए बेचता है तो दोस्तों उसके क्या है, ये एक दंडनीय अपराध है, और इसमें क्या है, सजा मिलेगी अधिकतम 10 वर्ष मिलेगी, और उस पर अर्थदंड भी लगाया जाएगा, या दोनों भी ये साथ साथ चल सकते हैं। फिर नेक्स्ट सवाल आपका 71, ये देखो आपके एक मिनिस्टर से संबंधित सवाल पूछ लिया कि जून 2020 तक राजस्थान विधानसभा में उदयलाल अंजना निम्नलिखित में से किस विभाग के मंत्री है। अब ये पूछ लिया भाई गेहलोत साहब के ये मंत्री है उदयलाल आंजना जी, बोला इनका डिपार्टमेंट कौन सा है, तो भाई उस समय कौन सा था, सहकारिता विभाग। तो दोस्तों आपको यहाँ पे राजनीतिक नियुक्ति भी देखनी है कि किस किस आयोग का, महिला आयोग, बाल आयोग, मानवाधिकार आयोग, ST आयोग, OBC आयोग, सूचना, है ना, जितने भी यहाँ पे है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, है ना, पूरा मंत्रिमंडल, इसका कौन कौन इसका वो है, वो पूरा एक लिस्ट बना लीजिए और उसको अपडेट करते रहिए। तो दोस्तों इस तरह के सीधे और सिंपल सवाल भी एग्जाम में आ जाते हैं। भाई इससे इजी सवाल और क्या होगा तो दुनिया में देख लो, लेकिन बात वही है ना, हमें एक लिस्ट बना के रखनी पड़ेगी रजिस्टर के अंदर, उसको देखना पड़ेगा कितना इजी सवाल आया है, देख लो। अगर टफ सवाल गलत होगा दोस्तों सभी का होगा, वो तो आपका ही नहीं होगा, लेकिन अगर इजी सवाल होता गलत तो दोस्तों फिर तो क्या है कि हम सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो जाते हैं। तो देखो इजी सवाल तो कभी भी हमारा गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका 72, निम्नलिखित में से किस शहर में राव छत्रसाल द्वारा केशव राय पाटन में केशव राय का मंदिर निर्मित करवाया गया। अब देखो यह आपका कल्चर का सवाल आ गया, देखो है ना। तो देखो पहली बात तो यह कि किस शहर में राव छत्रसाल द्वारा केशव राय पाटन में केशव राय मंदिर का निर्माण करवाया गया। भाई सबको पता है केशव राय पाटन कहां पे दोस्तों, बूंदी के अंदर है, बूंदी में है। अब बूंदी में क्यों है भाई, आपने अगर राजस्थान की इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, अर्थव्यवस्था पढ़ी हो, तो आपने देखा होगा कि हम जब पढ़ते हैं चीनी उद्योग,
तो पढ़ा होगा आपने कि यहाँ पे जो चीनी उद्योग है वो तीनों क्षेत्रों में है, निजी क्षेत्र में भी है, सहकारी क्षेत्र में भी है और सरकारी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर भी है। तो आपने पढ़ा होगा जो सहकारी क्षेत्र में चीनी का जो कारखाना वो कहां पे था, आपका केशवराय पाटन बूंदी के अंदर था। और पता दोस्तों रिसेंटली वो बंद हो चुका है वहां पे, और वहां पे क्या है कि वहां पे अब वो लाइट बनती है ना, वहां पे लाइट बन रही है और वहां पे एक विद्युत संयंत्र स्थापित कर दिया गया है ना। तो केशवराय पाटन जो पहले कभी चीनी के लिए प्रसिद्ध था कि यहाँ पे जो शुगर मिल थी, और कौन सी थी आपकी, वो सहकारी शुगर मिल थी, रिसेंटली यहाँ पर ये बंद हो गई है। तो ये इसीलिए पूछा है कि भाई कहां पर है, तो बोला ये बूंदी के अंदर है। दोस्तों फिर आपका स्पोर्ट्स आ गया सवाल कि 2019 में मॉस्को में आयोजित महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है। देखो कितना प्यारा सवाल है ना। तो कौन है भाई, हम्पी कोनेरू। कौन है भाई ये, हम्पी कोनेरू। ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर 74, दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जा सकती है। दोस्तों ये सवाल फिर रिपीट हुआ, देख लो, पता है आप लोगों को, रिपीट हुआ ये। इससे पहले दिन जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये सवाल आया था, है ना। तो दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जा सकती है। तो दोस्तों सवाल रिपीट हुआ है, तो आंसर भी शायद आपको आ गया होगा। अगर आपने इसका जो प्रीवियस मॉडल देखा होगा तो आपको याद आ रहा होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर बता देता हूं आपको, 74 का इसका जो राइट आंसर है वो है आपके धारा 8A। धारा 8A क्या है, इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, धारा 8A, सॉरी हाँ 8B है भाई, इसका 8A नहीं है, ये दिमाग से स्लिप हो गया, 8B है इसका, है ना। धारा 8B के अंतर्गत क्या है कि इसकी जो दहेज निषेध पदाधिकारी है इसकी यहाँ पे नियुक्ति का क्या है दोस्तों, इसमें प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या होता है कि भाई दहेज मांगने के लिए किसी को उकसाना, प्रोत्साहित करना, दहेज लेना, है ना, इन सब पे जो निगरानी रखने की जो एक अधिकारी नियुक्त होगा वो कौन होगा, आपका एक पदाधिकारी होगा, वो होगा आपका धारा 8B के तहत क्या होगी, उसकी नियुक्ति की जाएगी। 75, देखो ये राजस्थान की राज व्यवस्था से सवाल आ गया दोस्तों, बहुत ही प्यारा है और बहुत ही सिंपल सवाल है। सवाल क्या है कि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों हेतु राजस्थान विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई है। राजस्थान विधानसभा के अंदर देखो दोस्तों, आपको पता है कि यहाँ पे एसटी और एससी इन दोनों के लिए यहाँ पे क्या है, कुछ सीटें यहाँ पे क्या की है दोस्तों, आरक्षित की गई है। तो अब ये पूछा है अनुसूचित जाति, तो देखो अनुसूचित जाति के लिए तो क्या है भाई, यहाँ पे आपके 34 सीटें आरक्षित है। कितनी है भाई, 34। और जनजाति के लिए कितनी है, ये आपके 24, ये 24 है और ये आपका 34 है। अब देखो सीधी सी बात है भाई, राजस्थान विधानसभा में आपके यहाँ पे सीटें कितनी है, सीटें भाई आपके यहाँ पे 200। कितनी सीटें हैं, 200। अब 200 सीटों में से यहाँ पे जो एसटी कैटेगरी है उसके लिए यहाँ पे 35 सीटें आरक्षित की गई है, और जो एससी समुदाय है दोस्तों उसके लिए कितनी की गई है, यहाँ पे 34 सीटें यहाँ पे आरक्षित की गई है। अब राजस्थान विधानसभा का जब गठन हमने पढ़ा था तब हमने चर्चा भी की थी कि भाई ये कौन कौन से आर्टिकल के तहत ये सीटें इनकी सुरक्षित की गई है, आरक्षित की गई है, कब तक की गई है, क्यों की गई है दोस्तों, इसकी हमने संपूर्ण चर्चा कर रखी है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ज्यादा हम इस पे चर्चा न करते हुए नेक्स्ट 76, जून 2020 में राजस्थान सरकार में मास्टर भंवरलाल मेघवाल निम्नलिखित में से किस विभाग के मंत्री है। ये देख लो साहब, फिर दूसरा मंत्री आ गया कि मास्टर भंवरलाल जो है मंत्री वो कौन से है भाई, वो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री। ये देख लो साहब, दूसरा यहाँ पे पूछ लिया, पहले आंध्रा के बारे में पूछा है कि साहब कौन सा डिपार्टमेंट उनके पास में, और यहाँ पे मास्टर भंवरलाल जी के बारे में पूछ लिया कौन सा। सीधा सीधा सवाल है दोस्तों, सीधा सीधा यहाँ पे राजनीति नियुक्ति का देख लो,
कितना इजी सवाल है ये। सेवन। देखिए सवाल क्या है, किसी महिला का जबरदस्ती निर्वस्त्र करने के मामले में आईपीसी की कौन सी धारा दंड का प्रावधान देती है? किसी महिला को निर्वस्त्र करना मतलब उसके वस्त्र को शरीर से अलग कर देना, तो दोस्तों ये दंडनीय अपराध है और ये धारा 354 बी के तहत क्या है, इसमें सजा का प्रावधान है। तो दोस्तों इसके अंदर 3 साल से लेके कितना, 3 साल से लेके और 7 वर्ष तक की इसके अंदर कारावास का सजा का प्रावधान है। और ध्यान रखना ये क्या है, एक गैर जमानती अपराध है दोस्तों। क्या है ये, गैर जमानती अपराध है। किसी ने अपराध किया तो भैया उसकी जमानत भी नहीं होनी और सजा मिलेगी कम से कम 3 वर्ष, अधिकतम कितनी, 7 वर्ष तक। नेक्स्ट आपका जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार राजस्थान की कितनी महिला उम्मीदवार देखो दोस्तों ये पूछ रहा है कि जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार राजस्थान में कितनी महिला उम्मीदवार राज्यसभा की सदस्य है। ये पूछा है कि भाई राजस्थान से राज्यसभा के मेंबर चुन जाते हैं 10, लोकसभा से कितने, 25 और विधानसभा में कितने, 200। तो दोस्तों सवाल ये पूछा है कि राज्यसभा में जो 10 मेंबर चुन के गए राजस्थान से, बताओ इसमें महिलाएं कितनी है, महिलाएं कितनी है। तो दोस्तों कितनी है, 0। राजस्थान विधानसभा से एक भी महिला कहां नहीं भेजी गई है, राज्यसभा में नहीं भेजी गई। पता है ना आपको, राज्यसभा में कहां से जाती है, संबंधित राज्य की जो विधानसभा है ना, वो क्या करती है, चुनती है और उनको वहां पे भेजती है। तो आज वर्तमान में 2022 चल रहा है दोस्तों, ये तो बात कर 2022 तक भी यहाँ पर कोई भी महिला अपने यहाँ पर राज्यसभा में नहीं गई है, इन दिनों बिल्कुल भी नहीं गई है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम सुना होगा आपने, जो भारत के 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके, वो भी राज्यसभा मेंबर कहां से, आपके राजस्थान से ही है। फिर है ये देखो राजस्थान विधानसभा दोस्तों, फिर सवाल आ गया, चौथा सवाल आ गया आपकी बार। इसी एग्जाम में जो 4 सवाल निकल के आ रहे हैं। राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों पहले उपाध्यक्ष कौन थे आपके, लाल सिंह सख्तावत। लाल सिंह सख्तावत क्या थे आपके, राजस्थान की जो विधानसभा थी उसके क्या थे आपके, ये प्रथम उपाध्यक्ष थे। कौन थे भाई, उसके प्रथम उपाध्यक्ष थे, है ना। तो ये भी आपका एक फैक्ट के रूप में सीधा सीधा सवाल पूछा गया है। फिर आपका किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप पर निम्नलिखित में से किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जाता है। रिपीट हुआ सवाल, धारा 376। धारा 376 क्या है आपके दोस्तों, इसके अंदर बलात्कार से संबंधित इसमें कानूनी प्रावधान है और इसी के तहत क्या होगा, जो मुलजिम है जिसने ये वारदात की है उस पर क्या चलेगा, मुकदमा चलेगा। ठीक है दोस्तों। और इसमें ये क्या होता है कि ये गंभीर श्रेणी का अपराध है और इसमें जो दोषी होता है उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा का क्या है दोस्तों, इसमें प्रावधान है। तो ध्यान रखना, आईपीसी की धारा 376 किससे संबंधित होगी आपकी, ये रेप से संबंधित होगी। फिर है आपका राजस्थान में उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के अंतर्गत आने वाले जिला न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों ये आपका राजस्थान हाई कोर्ट से संबंधित सवाल पूछ लिया। तो देखो सीधी सीधी बात है, यहां पर 19 जिला न्यायालय है ना, 19 जिला न्यायालय किसमें आ रहे हैं, जोधपुर पीठ के अंदर आ रहे हैं आपके 19। ठीक है दोस्तों। और आपको पता है राजस्थान का जो हाई कोर्ट है कहां पे आपका, जोधपुर में तो है, अरे जोधपुर में है ना। और इसकी जो खंडपीठ है वो खंडपीठ कहां पे आपके, वो जयपुर में है। और जो खंडपीठ है जयपुर में दोस्तों कब से यहाँ पर 1977 से कार्यरत है। अब देखो राजस्थान का जो हाई कोर्ट है उसमें अधिकतम 50 आपके न्यायाधीश हो सकते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना वगैरह, इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति का तरीका वगैरह सब हमने आपको पढ़ा रखा है। आप हमारे प्रीवियस वीडियो में देख के दोस्तों इसको वहां से लर्न कर सकते हो। ये देखो फ्री स्पोर्ट्स का आ गया कि देखो कितना पहला सवाल है,
किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 1948 1948 में। 1948 में क्या किया, इसको राज्य खेल घोषित किया। अब आपको पता होना चाहिए कि राज्य खेल कौन सा आपका, राज्य पुष्प कौन सा है आपका, राज्य वृक्ष कौन सा है आपका, ठीक है दोस्तों, राज्य पशु कौन सा है, राज्य पक्षी कौन सा है ना, राजकीय पशु कौन सा है। ये देखो कितने सिंपल सिंपल फैक्ट होते हैं, ये फैक्ट भी अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो थोड़ा इनका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 83, किसी भी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करने के आरोप पर निम्नलिखित किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जाता है? देखो दोस्तों, एक तो बलात्कार, अब क्या है सामूहिक बलात्कार। तो जब सामूहिक बलात्कार की हमें बात आती है दोस्तों, तो ध्यान रखना 376 डी आईपीसी की धारा 376 डी में इसका क्या है उल्लेख है, और इसके तहत अपराधियों को 20 वर्ष की सजा और साथ में जुर्माने का यहाँ पे क्या है प्रावधान है दोस्तों। क्या है 20 वर्ष तक की सजा, 20 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना, इन दोनों का प्रावधान भी इसी के अंदर है। ध्यान रखना आईपीसी की धारा 376 पूरी देखनी है आपको। ये देखो, अभी पूछा कि भाई राजस्थान विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, फिर सवाल आ गया कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, स्पीकर, तो कौन थे भाई आपके जीवी मावंकर या गणेश वासुदेव मावंकर। 1952 के अंदर जो आपकी पहली जो आपकी लोकसभा गठित की गई दोस्तों, उसके क्या थे ये अध्यक्ष थे। देखो दोस्तों, बहुत सारे फैक्ट पूछे इस एग्जाम के अंदर, फैक्टों का बड़ा महत्व है ना, बड़े सिंपल सिंपल से फैक्ट है। फिर सवाल है धारा 376 डी की बी का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है तो देखो, 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान। अभी हमने पढ़ा था सामूहिक बलात्कार, लेकिन देखो अब ये क्या है कि देखो दोस्तों, ये 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ में अगर सामूहिक बलात्कार होता है, मतलब सीधा नाबालिग के साथ में, नाबालिग के साथ में है ना, तो 376 डी का बी का संबंध बिल्कुल किसी से इसी से है कि 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान। और दोस्तों इसमें क्या है, इसके अंदर क्या है कि दोषियों के लिए अंतिम सांस तक, जब तक उनके प्राण नहीं निकले तब तक उनको कारावास या फिर उनको मृत्यु दंड का इसमें प्रावधान है। या तो उनको मृत्यु दंड मिलेगा, या फिर जब तक उनके सांसों का अंत नहीं हो जाए, भगवान के पास में नहीं पहुंचे ऑटोमेटिक, तब तक दोस्तों वो क्या रहेंगे, अंतिम सांस तक जेल में रहेंगे। ये सामूहिक बलात्कार, और कौन सा, वो भी टीनेजर्स के लिए है, 12 वर्ष से कम की बच्चों के साथ वो करेगा, तो ये उसके लिए यहां पर ये दे रखा है दोस्तों। 376 से रेप वाले देखो 3 सवाल बढ़ चुके हैं, 3 सवाल है ना, दहेज से 2 बन चुके हैं आपके, दहेज से 2 बन चुके हैं, और रेप वाले से कितने बढ़ चुके हैं आपके 3 सवाल बढ़ चुके हैं। तो महिला और बाल सुरक्षा से संबंधित अधिनियम है दोस्तों, कितने इंपोर्टेंट है, और मात्र 376 और दहेज में से बन रहे मोस्ट ऑफ, तो आप देख लो कितना सिंपल है, 5 से 6 सवाल आप बिल्कुल ठीक कर सकते हो। 86 देखो, ये फिर आपका स्पोर्ट्स का सवाल आ गया करंट का कि निम्नलिखित में से द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कौन राजस्थानी है? ये पूछा कि मैं द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कौन सा राजस्थानी है 86 में, तो दोस्तों ये है आपके महासिंह राव, महासिंह राव है। और ध्यान रखना महासिंह राव है, ये अपने बेसिकली कहां के है, ये चिड़ावा झुंझुनू के है, चुड़ावा झुंझुनू के हैं। और ये क्या है ये पहलवान है, पहलवान है। और 2006 में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी क्या किया गया दोस्तों, इनको सम्मानित किया गया है। तो कुश्ती से संबंध हो गया, और ये आपके राजस्थानी हो गए। नेक्स्ट आपका 87, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं? देखो कितना सिंपल सवाल आया है दोस्तों, कितना प्यारा सवाल आया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा है। यहां पर दोस्तों
देखो, एक तो है आपकी कार्यपालिका, एक आपकी व्यवस्थापिका, एक आपकी न्यायपालिका। ठीक है दोस्तों, तो जब हम पढ़ते हैं कार्यपालिका, तो भाई कार्यपालिका कहां से कहां तक होती है, बोला अनुच्छेद 52 से लेके कहां तक होगी भाई आपकी ये 78 तक। कहां तक होगी? 78 तक। आपकी फिर जो व्यवस्थापिका है ये आपकी 79 से लेके कहां तक होगी भाई आपकी 1 to 3 तक हो गई, 1 to 3 तक हो गई। न्यायपालिका कहां से हो गई आपकी 1 to 4, 1 to 4 से लेके कहां तक हो गई 147 तक। फिर इसमें आपकी कार्यपालिका में 148 से लेके 152 जो आपका केग है ना। मैंने पढ़ाया था ना आपको, जब मैंने आपको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्याय पे पढ़ाया दोस्तों, मैंने आपको डायग्राम बनाया था कि आर्टिकल आपको कैसे याद रखने हैं। तब मैंने आपको बताया था कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इन तीनों को डायग्राम बनाया था। वो बताया था आपको कि कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से 78 और 148 से लेके 152 तक है। फिर मैंने कहा था ये तो केक से संबंधित है, और यहाँ पे क्या रहा आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और आपका प्रधानमंत्री और आपका मंत्रिपरिषद। तो सवाल क्या पूछा है? सवाल ये पूछा है कि भाई राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में कहां पे है, तो सीधा सीधा है भाई कहां पे है 52 से लेके 73। ये ऑप्शन बैठ रहा है, बाकी तो कोई बैठ ही नहीं रहा। कितना सिंपल सवाल है, देखो बताया था आपको, डायग्राम समझाया दोस्तों मैंने आपको। देख लो, आर्टिकल से याद नहीं होते, लेकिन हम डायग्राम के माध्यम से उनको याद कर सकते हैं और यहां पर सेट करके हम राइट आंसर निकाल सकते हैं। और फिर है क्वेश्चन आपका 88, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है? दोस्तों कितना प्यारा सवाल है, डीपीएसपी से है आपका, है ना। राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए हमने? आयरलैंड से लिए। भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेके कहां तक है भाई आपका, याद आ रहा है कुछ? अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है आपका, 36 से लेके 51 तक है, आयरलैंड से लिया है। ये क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। इनके लिए हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। तो ये पूछा है भाई, ये 36 में क्या है, 37 में क्या है, तो पूछा क्या है इसने भाई न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था। तो दोस्तों किस में आता है आपका? आर्टिकल 38 में आता है। इसकी हमने विस्तृत चर्चा की थी यहाँ पे, है ना। सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए आपका ये 38 हो गया। फिर देखिए आपका 89, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? कौन सी है भाई? अरे तेलुगु। तेलुगु तो बोलते हैं भारत के अंदर, ध्यान रखना, ये तीसरी सबसे बड़ी भाषा है ना। और इसके अलावा देखो मराठी भाषा, है ना, पश्चिमी और मध्य भारत में बोली जाने वाली एक आर्य भाषा है, जो कहां बोली जाती है? ये आपके महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, गुजरात, दमन दीव, है ना, और दादर नगर हवेली, इन क्षेत्रों में हो जाती है। और आप बताइए कि जो भाषा है आपकी भाई कौन सी अनुसूची में है? अनुसूची कौन सी भाई? 8, अनुसूची 8। 8 का संबंध किससे हो गया? भाषा। भाषा मूल संविधान में 14, प्रेजेंट टाइम में कितनी? 22, है ना। कितनी हो गई भाई? 22। तो ध्यान रखना ये आपकी अनुसूची 8 में भी शामिल है। ये दोस्तों आज आपका अंतिम सवाल क्या कहता है, देखते इसको जरा। पीसीपी एनडीटी किससे संबंधित है? दोस्तों किससे संबंधित है? ये जन्म से पहले लिंग निर्धारण, मतलब पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम। कौन सा? 1994। उसी का शॉर्ट नाम क्या हो गया? पीसीपी एनडीटी, है ना, ये इसका शॉर्ट नाम हो गया। और इसमें क्या है कि भाई कन्या भ्रूण की हत्या करना, है ना, और गर्भ को गिरा देना, मालूम पड़ते कि लड़की है, तो हमारा जो सेक्स रेशियो जो डिस्टर्ब हुआ है दोस्तों, उसको रोकने के लिए और यहाँ पर कन्या भ्रूण को बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्या है आपका ये पीसीपी एनडीटी एक्ट बनाया गया है। और इसके तहत क्या है कि इसके लिए यहाँ पे दंड का प्रावधान है, कोई उल्लंघन करता है
ठीक है दोस्तों, आज हमारा ये सेशन यही कंप्लीट होता है और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। हमारी क्लोकमी टीम की सारी जो टीम है आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रयास कर रही है, हमारी दुआएं आपके साथ में है। दोस्तों एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है, टाइम बर्बाद मत कीजिए, लग जाइए। आपको ड्रेस पहननी है, सपने साकार करने हैं और हम आपके लिए इसके लिए प्रयास करते हैं कि आपको जल्दी ही आपको वर्दी मिल जाए, आपकी बेरोजगारी दूर हो जाए। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और दोस्तों पसंद आए तो शेयर भी कीजिए और दोस्तों बताइए कि देखो कितनी अच्छी बेस्ट टेस्ट सीरीज आपको क्लोकमी ऐप पे मिल रही है। ऐप इंस्टॉल कीजिए, बहुत ही सस्ती टेस्ट सीरीज है दोस्तों। आपको पीडीएफ भी मिल रही है, वीडियो व्याख्या भी मिल रही है और इससे बेटर क्या चाहिए, तो अपनी तैयारी को ढंग से जानने के लिए, परखने के लिए आज ही हमारा क्लोकमी ऐप डाउनलोड कीजिए और दोस्तों को, रिश्तेदारों को जिनको आप भला चाहते हो उनको बताइए। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।